हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी क्लास में। बच्चों, कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स। कल की जो क्लास थी, कल की क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल्स। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हर पेपर में आता ही आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिससे क्वेश्चन आपके हर पेपर में आता है, प्रैक्टिकल भी है उस पर बेस्ड। वो लॉ हम पढ़ने वाले हैं, उस लॉ का नाम है ओम्स लॉ। सभी बच्चे ध्यान से आज की क्लास को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी आज की, और इस क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो पूरा कंसंट्रेट होकर आज की क्लास को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ पढ़ाने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। बच्चों, कोई भी लॉ जब बनता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है उसके पीछे। मैंने आपको बताया था जैसे कि पानी को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे कि टंकी हमारी छत पर रखी है, हमने बाल्टी बाथरूम में रखी है, जैसे ही उसका टैप नल ओपन किया, पानी उतर के अपने आप नीचे आ जाता है। बच्चों, था क्या यहाँ पर उसके ग्रेविटेशनल मतलब अर्थ की वजह से जो उसमें पोटेंशियल है, केवल उसमें डिफरेंस है। ये नीचे रखा हुआ है, वो ऊपर रखा हुआ है। ऊपर हाइट पर पोटेंशियल ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़्यादा है, और जो नीचे बाल्टी रखी हुई है उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम है। तो बच्चों, वाटर करंट हमारा कहाँ आ जाता है? ऊपर से नीचे आ जाता है। सेम टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी हम पोटेंशियल की बात करेंगे अब अपने टॉपिक में, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। तो जैसे कि पानी को फ्लो कराने के लिए हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए था, ऐसे ही करंट को फ्लो कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए था। तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से ही क्या फ्लो हो रहा था? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हुआ तो हमने कहा कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है किसी वायर की या किसी भी मटेरियल की, वो फ्लो को, करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। मैंने कहा, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया, एक सेल लाए, हमने एक सर्किट में लगा दिया, और उस सर्किट ने क्या किया बच्चों? सेल ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया और करंट फ्लो होने लगा। करंट फ्लो होने लगा तो बच्चों, हर वायर में, हर मटेरियल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के फ्लो को रोकती है। और वो प्रॉपर्टी कल मैंने बताई थी बच्चों, क्या थी? रेजिस्टेंस थी। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया? ओम्स लॉ ने बताया कि हम रेजिस्टेंस बता सकते हैं किसी भी वायर का अगर हमें उसका वोल्टेज पता हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो ओम्स लॉ, या ओम्स लॉ में एक साइंटिस्ट है जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, तो ये इन्होंने ही बताया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओम ने किस किस के बीच में रिलेशन बताया, तो आप क्या बताएंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और करंट आई। ये जो रिलेशन इन तीनों चीज़ों में बताया, उस लॉ को उन्होंने क्या नाम दिया? अपने नाम के आधार पर ओम्स लॉ नाम दिया। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? अब ओम्स लॉ था क्या? चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में। कहानी ज़्यादा हो गई? कहानी क्यों? मैं तो समझा रहा था भाई, बेसिक था इसका, थीम बनाना पड़ता है। मैंने क्या किया कि मैंने एक वायर लिया। वायर को हम लोग फिजिक्स की भाषा में वायर ना लिख करके क्या लिख देते हैं बच्चों? कंडक्टर लिया, ठीक। अब कंडक्टर क्या था कि इसका टेम्परेचर तो मैंने रखा बच्चों क्या? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब हमने इस वायर का टेम्परेचर चेंज नहीं होने दिया। ऐसी जगह पे वायर रखा जहाँ पर टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट। फिर हमने क्या किया? इसके बीच में एक सेल लगाया, फिर करंट निकाला, कितना फ्लो हुआ। फिर हमने बच्चों दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, फिर हमने करंट निकाला। फिर तीसरा पोटेंशियल लगाया, फिर तीसरा हमने करंट दिया। फिर हमने चौथा पोटेंशियल लगाया, फिर हमने चौथा करंट निकाला। और हर कंडीशन में हुआ क्या? V/I निकाला उन्होंने, V2/I2 निकाला उन्होंने, V3/I3 निकाला उन्होंने, V4/I4 निकाला उन्होंने।
साला सब टाइम पे समान था, मतलब हर बार इक्वल, मतलब कुछ भी मान लो आर ही लिख दो, हर बार सेम आया, हर बार सेम आया। और ये जॉर्ज साइमन ओम तो भड़बड़ा गए, भाई साहब ये क्या हुआ। उन्होंने कहा मैं पोटेंशियल लगा रहा हूँ, कुछ करंट आ रहा है तो उनका रेशियो निकाल रहा हूँ, हर बार सेम, हर बार सेम। बस यही उन्होंने क्या बना दिया, लॉ। और इसी लॉ को उन्होंने क्या नाम दिया, ओम्स लॉ। तो सभी बच्चे कॉपी निकालें, आज की डेट डालें और लिखें ओम्स लॉ। थीम समझ में आई बच्चों, ओम्स लॉ, क्या लॉ, ओम्स लॉ। तो पहली कंडीशन क्या थी और मेन कंडीशन क्या थी, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों सबसे पहली कंडीशन, अगर मैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज कर दूं तो यहाँ पर सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट थ्रू अ metallic conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, ends of the conductor। बच्चों ध्यान से समझना, बहुत मज़ा आएगा। और मज़ा उसी बच्चे को आएगा जो मेरी सारी क्लासेस को रेगुलर देख रहा है। अगर आपने आज पहले दिन ज्वाइन किया है तो आप मेरी पीछे की क्लासेस को ज़रूर देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। आई प्रॉमिस यू, वादा कर रहा हूँ मैं आपसे। सारी वीडियो मेरी देखिए प्रॉपर वे में बैठ के, एकदम कंसंट्रेट होके। हमारे चलो मैं कुछ अभी बताऊंगा प्रॉब्लम क्या आ रही है, बच्चे फेस करते हैं ऑनलाइन स्टडी में, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, आपको कुछ सलाह दूंगा, ठीक है। तो पहले अपना ओम्स लॉ पे बात करते हैं। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैं कहूँ आप कंडीशन बताइए ओम्स लॉ में क्या रखनी पड़ेगी, तो आप बताएंगे सर ओम्स लॉ की एक ही कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। वेरी गुड। फिर मैंने कहा हम बच्चों चेंज क्या कर सकते हैं, करंट चेंज कर रहे हैं या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर सकते हैं। उसकी वजह से चेंज क्या होगा, आई। क्या हम करंट लगा के सेल लगाएंगे या सेल लगाने से करंट फ्लो होता है किसी सर्किट में, हाँ सेल लगाने से ही तो करंट फ्लो होगा। हमारी घड़ी चल नहीं रही थी, ये वाली घड़ी जो दीवार पे टंगी हुई है, मैं सेल डालता हूँ सर्किट में करंट फ्लो होता है, घड़ी चलने लगती है। तो होगा क्या कि भैया मैं जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा था उसी रेशियो में हमारी करंट बढ़ रही थी। जॉर्ज साइमन ओम इस बात पर बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि भैया जो आपका आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। द करंट थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो जो करंट है उस कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। बच्चों तो मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हमने बाद में घुमा के लिखा है। और आपको पता है जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट पैदा होता है। और बधाई हो बच्चों, यहीं पर कौन पैदा हुआ, रेसिस्टेंस। मिठाइयाँ बांटिएगा, रेसिस्टेंस पैदा हो गया। यही वो बदतमीज़ कारण है जिसकी वजह से पूरा चैप्टर अब हमारा डिपेंड होगा। एक फैक्टर ये रेसिस्टेंस, ये जो आतंकवादी इसके परिवार में पैदा हुआ है पहले चैप्टर में, तो इसी पर पूरा चैप्टर अब डिपेंडेड है। तो बच्चों जैसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा आया R। तो यहाँ से बना V इक्वल्स टू R I या I R। तो R इक्वल्स टू हम लोग क्या कह सकते हैं, V अपॉन I। और इस R को ही क्या कहते हैं, ये R हमारा है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रेसिस्टेंस। नामकरण हुआ तो
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नामकरण क्या हुआ बच्चों? रेसिस्टेंस। बहुत उपद्रवी भैया इनके परिवार में जो वोल्टेज और करंट था, एक उपद्रवी पैदा हुआ आतंकवादी, और इसके ऊपर ही अब सारा का सारा चैप्टर डिपेंडेड है। बच्चों एक बार ओम्स लॉ पर फिर से ध्यान देंगे कि सारी बातें एक तरफ, ओम्स लॉ की डेफिनेशन, ओम्स लॉ की कंडीशन एक तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है। तो मैं क्या कहूँगा? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर, the current through the metallic conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of a conductor. The current through the metallic conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of a conductor. सब बच्चे बोलेंगे मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा है ना तू, रोना मत, डेफिनेशन पढ़ना, वरना तुम लोग तो गानों में चले जाते हो, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। वाह क्या बात है। At a constant temperature the current through the metallic conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of a conductor. I is directly proportional to V, हमने इसको लिखा V is directly proportional to I। यहाँ से constant proportionality constant आया हमारा R, और R को हमने क्या नाम दिया? रेसिस्टेंस। R इक्वल्स टू हमारा बना V अपॉन I। क्या सब बच्चों को समझ में आया? उपद्रवी पैदा हुआ, अब इसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी चलेगी। तो बच्चों यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम आगे बढ़ेंगे, इस उपद्रवी की डेफिनेशन देखेंगे। वेरी गुड। आप लोग भी तो देखो, घर में जब लड़का पैदा होता है भाई उपद्रवी होता है, वो सबसे ज़्यादा उपद्रवी होता है। आजकल तो लड़कियाँ भी कम नहीं है भाई, वो कहती हैं मैं भाई से ज़्यादा आगे रहूँगी। भाई कोई बात नहीं, सब बच्चे हमारा काटते हैं, कमेंट करता है, बाकी बच्चे तो पढ़ते हैं निकल लेते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। किसी बच्चे को कमेंट करने से मतलब नहीं, ना लाइक करने से मतलब है भाई, मतलब निकालो चले जाओ, कोई बात नहीं भाई, हमारा काम है आपकी भलाई करना, पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं, पागलों की तरह लगे रहते, कोई बात नहीं। हेडिंग डालेंगे बच्चों रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं आपको थीम समझा रहा था तब मैंने कहा बच्चों रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो उसमें करंट के फ्लो को रोकती है। मतलब तुम समझ रहे हो, ये कॉपर वायर जो हमारे घर में फिटिंग होती है इसके अंदर अपनी एक प्रॉपर्टी है कि कहता है मैं नहीं करंट को फ्लो होने दूंगा। यही प्रॉपर्टी तो बच्चों रेसिस्टेंस होती है। समझ पा रहे हैं बच्चों? जिस मेटल का या जिस मटेरियल का रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही करंट को अपोज करेगा फ्लो होने से। समझिए इस बात को। रेसिस्टेंस क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मैटर या थ्रू द मटेरियल। क्या बात समझ में आ पा रही है? मैं क्या कह रहा हूँ? रेसिस्टेंस क्या है बच्चों? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फीलिंग लो, फीलिंग ये क्या है? कॉपर वायर लगाते हैं हम, लोहे के तार क्यों नहीं लगा देते? क्योंकि लोहे का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, कॉपर का रेसिस्टेंस कम है। कॉपर का रेसिस्टेंस कम है, इसका मतलब कॉपर में इजीली करंट फ्लो हो जाता है और आयरन में इजीली करंट फ्लो नहीं हो पाता क्योंकि भाई साहब आयरन का रेसिस्टेंस ज़्यादा है। समझ पा रहे हो? क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर वर्ड सही है, चलो लिख दो मैटर ही। ड्यू टू विच इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सुन रहा है ना तू? सब देख रहा हूँ मैं यहाँ से। तुम लोग जैसे मोबाइल रख के सो जाते हो। बच्चों पढ़ो। कैसे पढ़ोगे कि आप डेली मेरी क्लासेस देखें, उनमें इंटरेस्ट जगाएं अपना। और सबसे बड़ी बात, फ़ोन को जब आप स्टडी कर रहे हो सारे के सारे नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाके हर उस ऐप के बंद कर दो जो आपको डिस्टर्ब करता है। मुझे पता है अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ऊपर आ गया है व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, आप चले गए उस व्हाट्सएप पे और भूल गए कि मैं पढ़ाई कर रहा था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिए। सेटिंग्स में जाके सारे नोटिफिकेशन हर ऐप के, चाहे वो कोई सा भी ऐप हो। मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ तो मुझे तो व्हाट्सएप रहता है, मैंने तो उसके भी बंद कर दिए, टेंशन ही खत्म। समझ रहे हो? आप तो पता नहीं पबजी और सब्जी जाने कौन कौन से तो गेम, वो एक कौन सा गेम था
फ्री फायर, बच्चा मेरी क्लास में पीछे बैठ के चला रहा, भाई गुस्सा आ जाती थी। तो आप ऐसे से सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, आराम से पढ़ाई करो, और जब पढ़ाई हो जाए तब आराम से जाओ उस ऐप पे जाओ, आराम से काम करो। गुलाम ये है फ़ोन आपका, आप फ़ोन की गुलाम नहीं हो कि उसने कहा सर नोटिफिकेशन आया तो सर बड़बड़ा के पहुँच गए, हाँ मालिक साहब क्या काम है। आपका नौकर फ़ोन है, तो जब आपको नौकर की ज़रूरत पड़े ना तब उस नौकर को बुलाओ, हाँ बेटा बता। तो नोटिफिकेशंस ऑफ रखिए, जब ज़रूरत पड़े नौकर की तो नौकर को बुलाइए, देखिए जा करके, बंद रख के रखिए। आप क्या करते हैं, फ़ोन के खुद नौकर बन गए, जैसे ही उसने घंटी बजाई टू चले गए भाई साहब, हाँ बताइए मालिक साहब। ऐसा नहीं, ठीक है, पढ़ाई करिए। तो मैंने क्या कहा, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। करंट तो भैया इसी में से फ्लो होगा। तो क्या समझ में आया? ये तो थी हमारी फीलिंग वाली डेफिनेशन। मतलब इससे हमें क्या मिली, फीलिंग मिली, डेफिनेशन। अब एक डेफिनेशन हम लोग वो लिखेंगे जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? द रेशियो ऑफ, हमने अभी बताया था बच्चों आर इक्वल्स टू क्या बना था, V अपॉन I। तो क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर टू द current in it is called resistance of the conductor। क्या बच्चों बात समझ में आई? मैंने कहा द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर टू द करंट इन इट, मतलब इसके जो आपने सिरों में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, मान लो ये कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टर है, तो आपने इसमें लगाया मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V, और इसमें I करंट फ्लो हुआ, तो इस R की वैल्यू क्या आएगी, इस वोल्टेज और इस करंट का रेशियो। तो हम लोग क्या लिख देंगे, R इक्वल्स टू V अपॉन I। सभी बच्चे यहाँ तक समझें, स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ते हैं आगे। ठीक, R इक्वल्स टू V अपॉन I। यहाँ तक समझ में आया रेजिस्टेंस क्या होता? अब बच्चों यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो रेजिस्टेंस की कुछ और भी बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की खास बातें, भैया बहुत खासम खास है, ये खास नहीं है, ये खासम खास है भाई, इसकी तो भूल ही नहीं सकते हम, इसको याद करके रखना है दिमाग में। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की खास बातें तो बच्चों खास बातें क्या होंगी? खास बातों में आपको पता है सबसे बड़ी खास बात, जो पहली खास बात मैं बताता हूँ वो यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की। सभी बच्चे दिमाग लगाएंगे, भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, देखेंगे बोर्ड पर, यूनिट ऑफ आर इक्वल्स टू, बच्चों फॉर्मूला देखेंगे, यूनिट ऑफ V अपॉन यूनिट ऑफ I। Oh my God, what is the unit of V? Very good, volt, yeah। यूनिट ऑफ I मैं भूल गया, बताए। हाँ वेरी गुड, सब बच्चों ने बोला। जो नहीं बोल रहा है वो पापी है, पापी खुद के साथ पाप कर रहा है। क्या होती है, एम्पियर। तो यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ R इक्वल्स टू आ गया बच्चों वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन याद करो लॉ किसने दिया था जिससे पैदा हुआ था ये, R, जॉर्ज साइमन ओम। और ओम्स लॉ के नाम से ही इसकी स्पेशल यूनिट क्या पड़ी, समझ जाओ बच्चों, ओम। वेरी गुड। तो हम लोग क्या डालेंगे, स्पेशल यूनिट ऑफ R, दैट इज ओम, OHM। और बहुत बढ़िया एकदम सिंबल है ना, मज़ा आ जाएगा देख के। इस ओम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, शंकर जी की शिवलिंग बना दो, शिवलिंग नहीं है, इस लेटर का नाम है ओमेगा। चाहे ओम लिख दो
चाहिए लेटर बना दो। मैंने कहा R इक्वल्स टू 3 ओम, तो ऐसे करके लिखा जाएगा। क्या समझ में आया बच्चों? रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। आज मैंने बताया आपको ओम्स लॉ की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, कैसे ओम्स लॉ आया। फिर ओम्स लॉ के बाद मैंने आर बताया, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस की फीलिंग दिलाई, व्हाट इज रेसिस्टेंस। फिर उसके बाद उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, फिर रेसिस्टेंस की यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। और कल हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, रेसिस्टेंस की बखान करेंगे, बहुत गुणगान गाएंगे कि भाई यही तो है वो जिसके ऊपर अब आगे का सारा चैप्टर डिपेंड है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ाई करेंगे कंसंट्रेशन के साथ। और मैंने जो बताया है, आप सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए, नोटिफिकेशन सारे ऐप जो भी फालतू के डाल रखे हैं सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशंस करके कुछ ऑप्शन आता है, ठीक है, वहाँ जाके सारा ऑफ कर दीजिए और अपने काम में लग जाइए। जब आप फ्री हो जाए अपने काम से, जाइए उस ऐप को खोलिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपने अपने मज़े के लिए उस ऐप को डाल रखा है ना। आप ये थोड़ी है कि जब उसने घंटी बजाई आप पहुंच गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका 10th है, आपको पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। ख़ास तौर से सब बच्चे, पता नहीं लाइक कर दिया करो, ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सभी बच्चों को।